जय हिंद सभी प्यारे छात्र छात्राओं को। तो आइए आज हम देखते हैं जो साइंस में 20 नंबर के यूपी बोर्ड में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिसमें बायोलॉजी का 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तीनों मिल करके। तो 5 से 7 नंबर पक्के होंगे आपके। ये 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जिसमें आपको अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है और नोट्स को भी बनाते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? यानी जो प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो ये किस कोशिकांग में होता है? आपके पास पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियसेस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं इसका, क्लोरोप्लास्ट। इसमें प्रकाश संश्लेषण की ये जो कोशिकांग होती है, ये क्लोरोप्लास्ट होती है, जिसके अंदर ये होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं यहाँ पर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो अधिकतर बच्चे जानते होंगे, पर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इसमें जो हमारा मानव हृदय होता है, ये ऑप्शन यहाँ पर ये सी जाएगा, 4 कक्षों में होता है। अगर यहीं पर मेढक की बात की जाए तो 3 कक्ष होते हैं, मछली की बात की जाए तो 2 कक्ष होते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है मछली में कितने हृदय का कक्ष होता है, तो 2 आपको बताना है। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हृदय में यहाँ पर ये होता है, जो ये नीचे का नीले वाला हिस्सा होता है, दायां नीले बायां नीले, और ऊपर का यहाँ पर आलिंद वाला हिस्सा होता है। तो दायां आलिंद बायां आलिंद, और ये नीचे का दायां नीले बायां नीले होता है। तो 4 चेम्बर होते हैं हमारे मानव हृदय में, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। और अंत तक 25 प्रश्नों को आपको देखना है और ध्यान से इसको नोट भी करना है, जिससे आपके 5 से 7 नंबर पक्के हो सके एग्ज़ाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पौधों में जल का परिवहन कौन सा उत्तक करता है, यानी कौन करता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पे देखेंगे, पहला है फ्लोएम, जाइलम या कार्टेक्स या कैम्बियम। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सही ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है? तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन बी। जाइलम जो उत्तक होता है, यह जल, जैसे पौधों के अंदर जड़ें जो होती हैं नीचे से जल को और खनिज लवण को खींचती हैं, पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश आता है, CO2, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो ये जल जो होता है पूरे पौधों में कौन लेकर के ये जाता है यहाँ से जड़ों से? तो जाइलम नामक उत्तक होता है जो लेकर के जाता है। अगर इसी प्रश्न को बदल दिया जाए कि पौधों में भोजन का परिवहन यानी संवहन कौन करता है, तो फ्लोएम नामक उत्तक एक होता है। कौन सा उत्तक होता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम नामक जो उत्तक होता है वो भोजन का संवहन करता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है भोजन का संवाहक है, तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम फूड का संवहन करता है। तो आप अच्छी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, और ये VIMP में इसको रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, चौथा, कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक है? तो श्वसन की प्रक्रिया में जो गैस आवश्यक है, तो श्वसन की प्रक्रिया में जो गैस का विनिमय होता है, तो यहाँ पर कौन सी गैस हो जाएगी? तो श्वसन की प्रक्रिया में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो गैस का यहाँ पर विनिमय की बात होती है, जैसे कि हम जो गैस अंदर ले जाते हैं और फिर जब छोड़ते हैं तो उसमें समृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पाचन की सबसे लंबी नली कौन सी है? जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद जब पेट में जाता है, आमाशय में पचता है, तो आमाशय के बाद आंतों में जाता है। तो यहाँ पर वही ऑप्शन आपको देखना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर आमाशय यानी पेट, छोटी आंत की, बड़ी आंत की, ग्रास नली। तो सबसे लंबी नली कौन सी है पाचन की? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी जानते हैं कि छोटी आंत सबसे लंबी नली है पाचन की, जहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो पाचन की सबसे लंबी नली छोटी आंत हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों के हार्मोन को क्या कहते हैं? तो पौधों के हार्मोन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, एंजाइम, विटामिन, फाइटो हार्मोन या प्रोटीन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा
यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फाइटो हार्मोन। एंजाइम नहीं होता है, विटामिन भी नहीं होता है, प्रोटीन भी नहीं होता है, फाइटो हार्मोन होते हैं। फाइटो हार्मोन जो होते हैं पौधों के हार्मोन को कहते हैं। यहाँ पर अभी हम जानेंगे कि पौधे के कौन कौन से हार्मोन होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि पौधे का हार्मोन कौन सा है, ये नाम बताइए, या उनके हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं। तो अभी आगे स्लाइड में हम देखेंगे कि पौधे के हार्मोन्स कौन होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर 7वां नंबर, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है। तो यहाँ पर आप प्रश्न में देखेंगे कि रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कहाँ पर हो रहा है। तो ऑप्शन है मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, या हृदय, या फेफड़ा। तो जो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रेन का हिस्सा है और ब्रेन के नीचे से ये जो रीढ़ की हड्डी में से जुड़ा हुआ है ये स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, इसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। जैसे ब्रेन किसी दूसरे कार्य में व्यस्त है तो अचानक शरीर पर प्रतिक्रिया जो होती है या कोई भी घटना, तो उसको पूरे को सहन या कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो ये प्रश्न नंबर 7 हो गया। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि अमीबा में जनन किस विधि से होता है। तो अमीबा में जनन किस विधि से होता है यहाँ पर देखेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका है बहुखंडन विधि, या द्विखंडन विधि, या कालिका जनन विधि, या परागण द्वारा। तो सही ऑप्शन क्या होगा कमेंट में आप लिखेंगे। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, द्विखंडन विधि द्वारा होता है। द्विखंडन विधि क्या होती है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अभी आपको हम इमेज में दिखाते हैं। अगला यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न स्लाइड में आपको यहाँ पर इमेज में जो दिखाई दे रहा है ये है अमीबा, ये रियल अमीबा का इमेज है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे ये अमीबा के बीच में अपने भोजन को घेर के खाता है। और ये अमीबा जो दिख रहा है इसके बीच में जो कोशिका है, ये कोशिका आगे थोड़े समय में 2 भागों में विभाजित होती है, फिर इसके बाद और पतला हो जाता है और इसके बाद पूरा सीधा अलग अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक अमीबा था और यहाँ पर धीरे धीरे एक ही कोशिका विभाजित होकर के 2 भागों में क्या हो गई, बट गई है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे द्विखंडन, माने 2 भागों में बट गई तो द्विखंडन। तो इसमें अमीबा में जो द्विखंडन है तो जनन किस विधि द्वारा हो रहा है। जनन का मतलब कि संतति उत्पत्ति होती है इसमें। तो अमीबा अकेले है और जब इसको और अपनी संख्या बढ़ानी है तो ये अपनी ही कोशिका को 2 भागों में क्या करता है, बांट लेता है। तो इसी को बोलते हैं द्विखंडन विधि। तो अब यहाँ पर एक अमीबा था, अपनी कोशिका को बांट करके यहाँ पर 2 हो गया, तो इसीलिए द्विखंडन हो गया। तो इस तरह से अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो मानव मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए। पहला ऑप्शन है शुक्राणु, दूसरा है युग्मज, तीसरा है भ्रूण और चौथा है डिम्ब यानी ओवम बोलते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डिम्ब। डिम्ब का मतलब ओवम। यहाँ पर डिम्ब क्या है तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो गोल गोल वाला हिस्सा है ये है ओवम यानी कि डिम्ब। और इसी के बाहर से आप देख रहे हैं जो वाइट कलर के ये पूँछ है, पूँछ वाले तारे की तरह जो जा रहे हैं ये है शुक्राणु यानी स्पर्म। और यही जा कर के ओवम में और वहाँ पर युग्म यानी जोड़ा बना लेते हैं और यहाँ पर प्रजनन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये डिम्ब जो होता है मानव मादा युग्मक, जहाँ पर जोड़ा बनता है। युग्मक का मतलब होता है जोड़ा, जैसे कि इसके अंदर जो अंडे हैं और बाहर से ये चला गया शुक्राणु मनुष्य का, तो बाहर से ये जो मनुष्य का शुक्राणु चला जाता है और इसके अंदर जब ये चला जाता है तो एक जोड़ा बन जाता है युग्मक, वही भ्रूण के रूप में यूट्रस में पलता है गर्भाशय में। तो इसी को हम बोलते हैं कि मादा जो युग्मक होता है उसको हम डिम्ब बोलते हैं यानी कि ओवम बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर। यहाँ पर स्त्रियों के अंदर जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स की बात होती है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्त्रियों में पाए जाने वाला जो हार्मोन्स है ये हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरा नाम है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर पहला है जो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर ये 2 हार्मोन्स बहुत बार पूछे जाते हैं। ये काम क्या करते हैं तो ये अंडाशय में द्वारा जो अंडे निर्मित होते हैं और प्रजनन में मासिक धर्म पीरियड्स जिसको बोलते हैं और यौन विकास को नियंत्रित करते हैं। और ये हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरॉन, ये पुरुषों में पाया जाता है। हालांकि स्त्रियों में बहुत हल्के मात्रा में होता है लेकिन मुख्य रूप से ये पुरुषों का है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि पुरुष में पाया जाने वाला हार्मोन्स है तो टेस्टोस्टेरॉन, अगर स्त्रियों की बात की जाए तो यहाँ पर एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरॉन, 2 हार्मोन्स आपको याद रखने हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगर पौधों की यहीं पर हार्मोन्स की बात कर ली जाए तो जो पौधों में हार्मोन्स पाए जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि मुख्य जो पादप हार्मोन्स हैं
ऑक्सिन होता है। पहला नंबर पर ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, कोशिका का विस्तार, जड़ों का निर्माण में सहायक है। दूसरा पादप का हार्मोन है जिब्रेलिन, ये तने की लंबाई को वृद्धि और बीज अंकुरण को बढ़ावा देता है। और एक हार्मोन्स होता है साइटोकाइनिन, ये कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। ये को साइटोकाइनिन, हमारे अंदर भी साइटोकाइनिन पाया जाता है जो सेल डिवीजन करता है, जैसे कोशिका का विभाजन करता है। और एक होता है एथिलीन। एथिलीन क्या करता है, फलों को पकाने में सहायक है। जैसे पेड़ पे फल लग गया तो उसके अंदर से एथिलीन जब उसका समय हो जाता है तो पकने लगता है, तो इसी का हार्मोन्स का स्रावण होता है, जिससे कि फल क्या होने लगते हैं, पकने लगते हैं। तो आपको याद रखना है पादप हार्मोन्स के नाम ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, एथिलीन। ये 4 हार्मोन्स पादप यानी पौधों के हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन्स से बातें क्लियर हो गई। यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रिपीट कई बार हुआ है ये बोर्ड के एग्जामों में। अगला प्रश्न हम देखें कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो आनुवांशिक पदार्थ में पहला है आरएनए है कि डीएनए है कि प्रोटीन है कि वसा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पर डीएनए हो जाएगा। डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, जो माता पिता द्वारा उसकी संतति में ये लक्षण जाता है तो डीएनए होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, तो आपको याद रखना है। 10 प्रश्न हो गए और 15 प्रश्न हैं। आपको अच्छे तरीके से नोट्स बना करके चलना है, क्योंकि जब समय पास होता है तो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं तो दिमाग में वो ज़्यादा देर तक वो चीज़ें रहती हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान से नोट्स बनाते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है। या आप जैसे भी इसको 2 बार 3 बार देख सकते हो वीडियो को, जैसे आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि जीन कहाँ स्थित होते हैं। जीन, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने 4 है। पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, दूसरा है क्रोमोसोम में, तीसरा कोशिका भित्ति में, या राइबोसोम में। तो जीन जो होता है ये क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। जैसे कि कोशिका जो होती है, कोशिका के बीच में होता है केंद्रक यहाँ पर, और केंद्रक जो होता है, केंद्रक को अगर हम इस तरह से खखोर निखोर के देखते हैं बीच में से, तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्रों के बीच को जब पूरा आप उसको तोड़िएगा फाड़िएगा तो उसके बीच में इसे खखोरने से क्या मिलेगा, उसमें मिलता है जीन। जीन जो होते हैं क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, और उसी जीन जो है ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्रोमोसोम के माध्यम से जाते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम के इमेज हैं। गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में आपको याद रखना है गुणसूत्र, इंग्लिश में क्रोमोसोम। तो जीन कहाँ पाया जाता है, तो आपको एक उत्तर देना है कि गुणसूत्र में पाया जाता है, यानी क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो ये क्रोमोसोम की ये संरचना हो गई। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम इस तरह से होते हैं। गुणसूत्र जिसको बोला जाता है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका के बीच में जो केंद्रक है उस केंद्रक के बीच में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है। तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत यहाँ पर पहला ऑप्शन उपभोक्ता, उपघटक या उत्पादक या परभक्षी। तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत यहाँ पर कहाँ से होती है, सही ऑप्शन कमेंट में करेंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, उत्पादक। यहाँ पर देखिए उत्पादक होता क्या है, जैसे खाद्य श्रृंखला की जो जिसको हम फूड चेन बोलते हैं, जैसे कि धरती से जो भी पौधे घास फूस निकलता है तो उत्पादक हो गया, क्योंकि उत्पन्न हो रहा है। और उसको जो खाने वाला होता है वो होता है उपभोक्ता। उपभोक्ताओं को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया, जैसे उत्पादक, घास निकला, जो भी पौधे निकले उन पौधों को खाने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे कि टिड्डे होते हैं, जो छोटे छोटे टिड्डे घासों में रहते हैं। ये जैसे घास निकला तो उसको गाय भैंस या भेड़ बकरी खाई, उस तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए जो डायरेक्ट घास को खा रहे हैं या पौधों को खा रहे हैं। और जो घास फूस पौधों को उत्पादक को खा रहे हैं और उनको जो खा रहा है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। जैसे यहाँ पर घास निकलती है और इस घास को कोई यहाँ पर खा जाता है, और जब ये घास को खा रहा है तो ये तो उत्पादक हो गया, और इसको जो खाने वाला ये उपभोक्ता हो गया प्राथमिक, और इसको जो खाएगा यहाँ पर तो ये हो गया द्वितीयक, और इसको जो खाएगा यहाँ पर हो गया तृतीयक। तो इस तरह से उपभोक्ता जो होते हैं तृतीयक 3 श्रेणी तक जाते हैं यहाँ पर, और उत्पादक जो होता है वो घास फूस यानी कि पौधे होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया जैसे ये घास है, और इस घास को खाने वाला जैसे ये खरगोश हो गया, इसको खाने वाला कोई ऊपर का जानवर हो गया, और इसको खाने वाला यहाँ पर से टाइगर हो गया। तो इस तरह से
जैसे कि छोटे छोटे पौधे, घास या पत्तियों को खाने वाला, जैसे टिड्डा हो गया, टिड्डा को चिड़िया ने खा लिया, चिड़िया को यहाँ पर सांप या गिद्ध ने इसे खा लिया, इसको जैसे जिराफ ने खा लिया, इसको यहाँ पर टाइगर यानी बाघ ने शिकार कर लिया, इसको खा लिया। जैसे टिड्डा को मेढक खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया, इस सांप को फिर यहाँ पर नेवला यहाँ पर काट दिया या ये खा गया, इसको ये खा गया। तो यहाँ पर ये उत्पादक हो गए, ये उत्पन्न हो रहे हैं, इसको खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता, इसको खाने वाला द्वितीय को, इसको जो खाएगा द्वितीयक, इसको खाएगा तृतीयक, किस तरह से श्रेणी चलती जाती है। शीर्ष पर मांसाहारी होते हैं जो, तो ये इनडायरेक्टली इससे जुड़े होते हैं। तो ये है खाद्य श्रृंखला, ये फूड चेन का इमेज है। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से, आशा है कि समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण संबंधित। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोयला है कि पेट्रोल है कि सूर्य है कि गैस है। तो सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत होता है एनर्जी का, वो सूर्य होता है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि सूर्य ही से ही सारा चीज़ जो है प्रकृति में चलता है, ऊर्जा बनता है। तो यहाँ पर सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब ये होता है कि जो मानव निर्मित कृत्रिम जो संसाधन बनाए गए हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो ये कोयला जो है, पेट्रोलियम है और ये प्राकृतिक गैस, ये तो हमको नेचर ने दिया है, प्रकृति से प्राप्त होता है। खनिज तेल नीचे से, कोयला भी नीचे से, ये जो प्रकृति ने पहले से ही दिया है। ये पवन ऊर्जा जो है मानव द्वारा नवीकरणीय, मतलब नया तरीका से इस ऊर्जा को हम बनाते हैं। कोयला तो हजारों लाखों साल पहले से पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, प्राकृतिक गैस दबा हुआ है, लेकिन नवीकरणीय पूछ रहा है। तो नवीकरणीय का मतलब कि नया तरीका से जो ऊर्जा कौन सी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। इसका इमेज देखिए, पवन ऊर्जा कैसे होती है, क्या होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इमेज आपको दिख रहा है, जैसे कि ये बड़ा सा लंबा खंभा दिख रहा है, ये खोखला टाइप का, और यहाँ पर ये जो 3 पंखे के स्लाइड्स दो दिख रहे हैं, ब्लेड, ये ब्लेड ऐसे घूमता है। ये खाली स्थानों पर, जैसे कि समुद्र के किनारे हो गया, उधर लगाए जाते हैं जहाँ पर हवाएं तेज़ चलती हैं। और जैसे हवा तेज़ चलेगी तो ये पंखे के ब्लेड की तरह, जैसे पंखा चलता है, ये पूरा तेज़ राउंड में घूमता है। और जैसे ये घूमता है तो यहाँ पर इसके बीच में एक मोटर लगा है पीछे, और ये जैसे घूमेगा तो घूमता है तो मोटर चलता है। जब मोटर बहुत तेज़ चलता है तो इसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसके अंदर वायर आया हुआ रहता है, और अंदर अंदर वो चली जाती है बिजली। तो यहाँ पर ये पवन ऊर्जा से हम वहाँ पर, जैसे कारखानों में या अन्य कोई भी जगह पर इसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ये पंखा चलता है, इसके ब्लेड, और पीछे से मोटर चलता है। वो मोटर के कारण एनर्जी यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस पाइप के माध्यम से खंभे के अंदर अंदर ही चली जाती है। तो यही है नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको हम पवन ऊर्जा बोलते हैं, या पवन चक्की। ये जितनी आप देख रहे हैं इमेज में, बहुत दूर तक देखिए ये लगा हुआ है, ये सभी पवन चक्कियाँ हैं। तो इसी को पवन चक्की बोलते हैं। इससे उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा बोलते हैं, यानी नवीकरणीय ऊर्जा, यानी नए तरीके से। आगे प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, जीवाश्म ईंधन क्या है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, पहला है लकड़ी की, कोयला की, बायोगैस की, सौर ऊर्जा। तो जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो जीव से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, कोयला। कोयला जो है कैसा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पर कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर आप जीवाश्म ईंधन के यहाँ पर फोटो में देख सकते हो कि कोयला यानी कोल बोलते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन तीनों, इसको हम इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी के उथल पुथल होने से जो जीव जंतु दब के मर गए बहुत नीचे, बहुत प्रेशर के साथ, तो बाद में वही उनके रिसाव के कारण जो पेट्रोलियम वगैरह निकलता है नीचे से, और बाकी जैसे कोयला बन गया, पत्थर, और वही कोयला हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन आपको याद रखना है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस होते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त से संबंधित क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जाते हैं, जो हम अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पहला इसका ऑप्शन देखेंगे कि रक्त का लाल रंग किसके कारण हो रहा है। पहला है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, या हीमोग्लोबिन, या WBC। तो यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन, सभी लोग जानते हैं इसका सही ऑप्शन, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। कई बार पूछ दिया जाता है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि खून में ऑक्सीजन को मिलाता है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करता है गैस का। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि खून का pH मान कितना होता है रक्त का, तो 7.4 होता है।
ये आप सभी को पता होना चाहिए, नोट भी कर सकते हो, बताया भी गया है कई बार। तो 7.4 होता है। कई बार मूत्र का पूछ लिया जाता है तो 6 होता है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। 7.4 इसका पीएच मान होता है रक्त का, यानी 7.4, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यहाँ पर आगे देखते हैं कि ब्रिक यानी किडनी, जिसको गुर्दा भी बोला जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है। पहला क्या है यहाँ पर ऑप्शन में, श्वसन तो बिल्कुल नहीं, पाचन बिल्कुल नहीं, उत्सर्जन और संचार, तो संचार तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। अभी उत्सर्जन तंत्र जो होता है तो ब्रिक ही से होता है। उत्सर्जन सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग भी पूछ लिया जाए तो ये ब्रिक सही ऑप्शन आपका होगा। ब्रिक मतलब क्या है, जो हमारी किडनी है। तो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है ब्रिक, और इसका मुख्य कार्य है उत्सर्जन। ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, छानता है, और उस छानते समय जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं वही मूत्र के रूप में मूत्राशय में इकट्ठा होते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर किडनी का इमेज देख सकते हैं कि यहाँ किडनी में से मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में कैसे आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है तो आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑक्सीजन पे मार देते हैं। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सही ऑप्शन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो छोड़ता है। ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, उसको चाहिए कौन, जो लेता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गैस लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधों में भोजन का संचरण होता है। अभी हम इसके पीछे क्वेश्चन में जिक्र किए थे कि पौधों में जल का संचरण तो जाइलम द्वारा, और भोजन का संचरण तो फ्लोएम द्वारा होगा। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। ऊपर जो फ्लोएम है ये सही है, भोजन का यानी फूड का फ्लोएम, जल का जाइलम। इस तरह से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो यहाँ पर पहला है पैनक्रियाज है, कि थायराइड है, कि यकृत यानी लीवर है, कि पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन C नंबर हो जाएगा, यकृत। यकृत एक अंग होने के साथ साथ ही एक ग्रंथि भी है। तो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की बात की जाए तो सबसे बड़ा अंग यकृत हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की भी बात की जाए तो यकृत यानी लीवर हो जाएगा। तो लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है और अंग भी है, आंतरिक अंग की बात करें तो। अगला प्रश्न है कि DNA की संरचना किसने खोजी, यानी कि DNA की संरचना जो बनी थी उसको कौन सा वैज्ञानिक खोजा था। तो यहाँ पर मेंडल है, मेंडल की डार्विन की वाटसन और क्रिक की हर्शी। तो सही ऑप्शन C हो जाएगा, वाटसन और क्रिक द्वारा DNA की संरचना को खोजा गया था। अगला प्रश्न है कि अपघटक का उदाहरण क्या है। तो अपघटक का उदाहरण में आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या पौधे हैं, शेर हैं, बैक्टीरिया है, या हिरण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पौधे, शेर, बैक्टीरिया या हिरण। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है सही ऑप्शन है। तो बैक्टीरिया अपघटक है। अपघटक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जैसे मृत पड़ा हुआ है, सड़गल रहा है, तो उसमें बैक्टीरिया आते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको तोड़कर कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों में प्रकृति में मिला देते हैं। तो इसीलिए अपघटक क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर, रक्तचाप BP मापने का यंत्र क्या है। तो रक्तचाप यानी BP, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, इसको मापने का यंत्र कौन सा है। तो पहला है थर्मामीटर, दूसरा है स्फिग्मोमैनोमीटर, कि बैरोमीटर, कि हाइग्रोमीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट में आप बताएंगे सही ऑप्शन क्या होगा। पहला है थर्मामीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, या बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। कई बार बताया गया इसको। तो सही ऑप्शन यहाँ पर स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर B। ये स्फिग्मोमैनोमीटर जो BP मापा जाता है, डॉक्टर के पास जाने पर आप देखें एक फीता जैसा हाथ में इसे दबा करके, और एक पंप की तरह इसे हाथ से दबाता है, और वो नली में पारा जो होता है चढ़ता जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर उस यंत्र का नाम है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यही है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे हम BP यानी ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को मापते हैं। अगला प्रश्न है 24 की माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। तो कई बार पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम यहाँ पर शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहते हैं। इस प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है कि कोशिका का यानी शक्ति गृह पावर हाउस कौन सा अंग होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कई बार इसको बताया गया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें भोजन का निर्माण होता है, तो ये पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह, शक्ति गृह कहते हैं, कई नाम है इसके। 25 नंबर यानी अंतिम प्रश्न है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में केवल पौधे, कि केवल जानवर, या सभी जीव, या केवल मानव।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में केवल पौधे तो नहीं हो सकते, केवल जानवर भी नहीं हो सकते, केवल मानव भी नहीं हो सकते, यानी कि तीनों ऑप्शन को मिला दिया जाए तो तीसरा ऑप्शन निकलता है सभी जीव। सभी जीव जब मिलते हैं तभी पर्यावरण का संतुलन बनता है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप इसको नोट्स बना करके और अच्छे तरीके से आप इसको